नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण यादव अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो श्रृंखला शुरू की हुई है अपने YouTube चैनल पे, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है परीक्षाओं का उसके अकॉर्डिंग, और उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे मृदा का, कि मृदा क्या है, और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मृदा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, मृदा का वर्गीकरण, और आज हम केवल मात्र मृदा के वर्गीकरण को भारत के परिप्रेक्ष्य में लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हम मृदा के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। जब मृदा शब्द हमारे मस्तिष्क पटल पे आता है तो एक जो डायग्राम बनता है हमारे मस्तिष्क पे, वो होता है भूपर्पटी। क्या डायग्राम बनता है? भूपर्पटी का। सबसे पहले भूपर्पटी, मृदा का मतलब हम जो अर्थ है पृथ्वी, उसके ऊपर का सरफेस से लेते हैं, लेकिन केवल मात्र मृदा ये नहीं है। आज हम इस चीज को व्यापकता से अध्ययन करेंगे या गहनता से समझेंगे। मृदा है जो भूपर्पटी है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं या भौतिक संरचनाओं का एक भंडार मिलता है, और वो ही मृदा का निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है या बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। हम सबसे पहले समझेंगे जो भूपर्पटी है उस पे अपक्षय और अपर्दन होता है। क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होती है, और अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया से चट्टानों के टुकड़े, या हम कहें चट्टानी चूर्ण प्राप्त होता है, या उस अपशिष्ट के रूप में इकट्ठा होता है। और इन सभी चट्टानों चूर्णों के साथ साथ मृत जीव जंतुओं के या अपशिष्ट के या सड़े गले, हम कहें कि पौधों का, सबका भी एक संग्रहित हो जाता है। और ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। ये सब प्रक्रिया, इसका टाइम ऑफ पीरियड बहुत ही लंबा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं होता। और इस जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं हुमस। ये हुमस के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? मृदा निर्माण का प्रथम चरण है। मृदा निर्माण का प्रथम चरण है, या हम कहें कि फर्स्ट स्टेप है। और इन सब चीजों को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो डायग्राम लेते हैं हम। ये डायग्राम है समझने के लिए, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ये है जो मृदा है, उसमें 25% क्या होता है? जल, और 25% क्या होती है? गैसें। जैसे मैंने कहा कि अपक्षय और अपर्दन होता है, ये सब उसमें हेल्पिंग वर्ब, सहायक्रिया के रूप में कार्य करती हैं। और 18% क्या होता है? चट्टानी चूर्ण कहें हम, चट्टानी टुकड़े कहें या चूर्ण कहें। उसके बाद 9% क्या होता है? क्ले। क्ले क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। और 5% क्या होते हैं? जैविक तत्व। क्ले ये होता है बालू के कहें या हम मिट्टी के कहें, वो महीन कण जिनका व्यास होता है 9182 mm। इतने महीन कण होते हैं, वो क्या होते हैं? क्ले कहलाते हैं। क्ले को हम गाद भी कहते हैं। ये देशज शब्द है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? गाद क्या है? देशज शब्द है। ये सब मृदा निर्माण के कहा कि मृदा का रासायनिक संगठन है। और इसी रासायनिक संगठन को हम रासायनिक सूत्र में ढाल के समझने की कोशिश करेंगे। ये रासायनिक सूत्र है। सोइल हो गया, उसके बाद रॉक चट्टाने, स्लोब ढाल, क्लाइमेट और जैविक तत्व, और उसके साथ टाइम एंड फोर्स, और आउटपुट क्या निकलता है? सोइल, या हम कहें मृदा। ये इसका रासायनिक संगठन है, रासायनिक सूत्र है। मृदा निर्माण का हमने डायग्राम देखा, और उस डायग्राम को इस खांचे में डालेंगे तो एक विशुद्ध मृदा या विशुद्ध एक मिट्टी हमारे सामने आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने कहा था कि भारत के संदर्भ में इसका वर्गीकरण देंगे कि भारत एक विशाल राष्ट्र है, या हम कहें कि भारत का जो भूभौतिक प्रदेश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। भारत में जलवायु की विविधता है, भारत में जो है जैविक विविधता है, और भारत में हम कहें क्लाइमेट हो गया, फिजिकल में हो गया, फिर वो जैविक हो गया। ये सब क्या है, विविधताओं से भरा पूरा है। चट्टानी विविधता है, जो स्टोन है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार, इन सब की विविधताओं से भरा पर इसी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए या हम कहें कि इन्हीं विविधताओं के कारण मृदा का भी विविध रूपों में पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में या पूरे भारत के भौतिक भूगोल में जो देखने पड़ता है वो क्या है, विषांतर दिखाई देता है, या हम कहें कि उसके डिफरेंस दिखाई देते हैं, विविधताएं दिखाई देती हैं। तो हम उस चीज़ को हम समझेंगे आज। सबसे पहले हम प्राचीन काल से लेते हैं कि प्राचीन काल में जो मृदा का वर्गीकरण था वो सिर्फ केवल 2 भागों में था। प्राचीन काल में मृदा का वर्गीकरण था, उसमें मृदा को किस में बांटते थे, एक तो उर्वरक या कहें हम उपजाऊ मृदा, प्राचीन काल की बात मैं कर रहा हूं। और फिर आता है अनुउर्वरक, या हम कहें कि अनुपजाऊ। गलत हो गया, क्या लिखना था, अनुउर्वरक या अनुपजाऊ। ये प्राचीन कालिक वर्गीकरण था। क्या था मृदा का? प्राचीन कालिक वर्गीकरण था। सिर्फ मृदा को क्या कहते थे, उपजाऊ मृदा और अनुपजाऊ मृदा, और उसी अनुसार मृदा को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता था, या मृदा का विभिन्न भागों में डिवाइडेशन था, जो निम्न प्रकार से था। उसको जो डिवाइडेशन था वो था मृदा के रंग के अनुसार, मृदा की नमी के अनुसार, ये प्राचीन कालीन था डिवाइडेशन या विभाजित कहें, और मृदा के ढाल के अनुसार। सबसे पहले हम रंग के अनुसार लेंगे। रंग के अनुसार प्राचीन कालीन था लाल मृदा कहते थे उसको, काली व पीली मृदा। प्राचीन कालीन वर्गीकरण को हम समझ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नमी और ढाल या ईटीसी अन्न के अनुसार, इसके अनुसार मृदा को कहा जाता था बलुई, या हम कहें कि बालू मृदा, मृणमय। निम्न प्रकार का वर्गीकरण मुख्य रूप से देखा जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं 16वीं शताब्दी से। उसके बाद सन 1956 में, कौन से में, सन 1956 में मृदा का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया, मृदा का प्रवाह किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1956 में जो भारतीय कृषि विज्ञान परिषद था उसका गठन हुआ। कब हुआ? 1956 में। 1956 में किसका हुआ? भारतीय कृषि परिषद। सन 1956 में और साथ में किसका हुआ? मृदा संरक्षण विभाग का, इनका गठन हुआ। और इन्होंने मृदा का जो डिवाइडेशन है उसकी निर्माण की प्रक्रिया में कार्य शुरू किया। और सबसे पहले जो मृदा संरक्षण विभाग था उसने 1956 में दामोदर नदी घाटी व्यास, कौन सी में? दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में मृदा के वर्गीकरण को समझा, या हम कहें कि इसका अध्ययन किया। कब? सन 1956 में। किस क्षेत्र में?
दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, या हम कहें कि दामोदर नदी घाटी जैसे अनेक क्षेत्रों में मृदा का अध्ययन किया, उसको समझा। और ये जो वर्गीकरण था इसको उन्होंने 19 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 19 भागों में। सर्वप्रथम उन्होंने जो अपना मृदा संरक्षण विभाग था उसने इसको 19 भागों में डिवाइडेशन किया, और सहयोग था ये USA के मृदा संरक्षण विभाग के सहयोग से। इन दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था, या ज्वाइंट हम कहें, जो प्रयोग था वो संयुक्त प्रयोग था, भारतीय मृदा संरक्षण विभाग और USA का मृदा संरक्षण विभाग। और उन्होंने भारतीय मृदा को कितना 19 भागों में डिवाइड किया। उसके बाद उन्होंने इसमें फिर संशोधन किया और भारत की जो मृदा है उसको मूल रूप से 8 भागों में बांटा। भारतीय मृदा का जो विभाजन था मूल रूप से लास्ट में भारतीय मृदा संरक्षण विभाग ने कितने भागों में किया? 8 भागों में। उन 8 भागों को देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं, उन्होंने लिया जलोढ़ मृदा, उसके बाद काली मृदा, लाल पीली मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा और पीट या जैविक मृदा। इसको क्या? पीट व जैविक मृदा। और इन सभी मृदाओं का जो वर्गीकरण है अब हम उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि भारत में परिप्रेक्ष्य में ये मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनकी क्या क्या विशेषता हैं। उन्हीं विशेषताओं को हम आगे लेते हुए चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले क्या आती है? जलोढ़ मृदा। सबसे पहले क्या आती है? जलोढ़ मृदा आती है। सबसे पहले कौन सी आती है? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा है, इसका क्षेत्रफल है 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर में जलोढ़ मृदा फैली हुई है। इसको जो मेनली पाई जाती है उत्तरी गंगा के मैदान में मिलती है, नदी घाटी क्षेत्रों में मिलती है और अपने जो भारत का तटीय मैदान है उसमें। और जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक सरफेस पे, सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाती है। ये जो मृदा का हमने टोटल मृदा का है उसके 43% भाग पर जलोढ़ मृदा विद्यमान में। कितने पे? 43% क्षेत्र पे भारत पे जलोढ़ मृदा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है काली मृदा। कौन सी? ब्लैक सोल, ब्लैक सोयल। ये फैली हुई है 4.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। इसमें फेरियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है मुख्य रूप से। और ये पाई जाती है हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। जो काली मृदा हमने मुख्य रूप से पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और मेनते कहेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की मिट्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, कपास की फसल के लिए अच्छी होती है। और ये जो इस काली मृदा का निर्माण है वो क्रेटिशियस कल्प से लेकर के, कौन से? क्रेटिशियस कल्प से लेकर इयोसीन युग तक। कब तक हुआ था? इयोसीन युग तक काली मृदा का निर्माण हुआ था। इसमें जीवाश्म तत्वों की जो है मात्रा अधिकतम पाई जाती है, इसमें अधिकता रहती है। किसकी? जीवाश्म तत्वों की अधिकता रहती है। और ये कपासी मृदा कहते हैं या इसको रेगुर मृदा के नाम से कहते हैं। और मुख्यतः मोटे अनाज और बागवानी के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए? मोटे अनाज और बागवानी के लिए उपयुक्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मृदा को समझते हैं। उसके बाद आती है लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा ये भारत के 6.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। कितने क्षेत्र में? वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में। इसमें लो अयस्क की, काली मृदा में क्या है? इसमें लो अयस्क की प्रधानता होती है। मुख्यतः मोटे अनाज की उपज होती है और दलहनी फसलें होती है। दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोठ, या हम कहें दालें आती हैं, इसमें चना दालें। उसके बाद ये जो किस क्षेत्र में पाई जाती है? झारखंड के संथाल क्षेत्र में। झारखंड का जो संथाल क्षेत्र है उसमें छोटा नागपुर पठार में, बंगाल की, पश्चिमी बंगाल का पठारी प्रदेश, पश्चिमी बंगाल का केवल मात्र कौन सा? पठारी प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत में संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में देखी जाती है। वे पश्चिमी घाट में एक पट्टी के रूप में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में क्या? एक पट्टी के रूप में पाई जाती है वो लाल पीली मृदा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लेटेराइट। ये मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। लेटेराइट मृदा क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। इसमें जो है उपजाऊ तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे ये फसल की दृष्टि से
बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा होती है और ये संपूर्ण भारत के 2.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। इसका अध्ययन सबसे पहले 1905 में हुआ, या हम कहें कि लेटराइट जो मृदा है उस सबसे पहले उसकी खोज, या लेटराइट मृदा सबसे पहले 1905 में जो थे बुकानन कहीं, या इसको बुचानन भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, बुचानन महोदय ने किया, जो मृदा वैज्ञानिक थे। क्या थे? मृदा वैज्ञानिक थे। लेटराइट मृदा होती है, इसमें अपक्षलन होता है और अपक्षलन होने के बाद क्या बनती है? लेटराइट मृदा। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अपक्षय और अपर्दन होता है, उसमें कुछ जैविक तत्व, वो टर्म्स मैंने बोली थी कि मृत जीव जंतु और उनके अपशिष्ट, गड़े सले हुए गले हुए पेड़ पौधे, उन सब से क्या है? अपक्षलन की क्रिया होती है और अपक्षलन की क्रिया द्वारा लेटराइट मृदा होती है। इसको मैंने सर्वश्रेष्ठ मृदा इसलिए कहा था कि इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। नाइट्रोजन किसमें होती है? भरपूर मात्रा में होती है नाइट्रोजन इसमें। नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो होता है वो फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और ये मुख्य रूप से इसमें होते हैं चाय, कॉफी, मसाले व मोटे अनाज, या हम कहें कि खाद्य पदार्थ। इसमें आयरन और एल्युमिनियम की भी अधिकता पाई जाती है। आयरन और वो कहता है आयरन और लौह तत्व और एल्युमिनियम मिलता है, इसको गरीब की ईंट कहा जाता है। लेटराइट को क्या कहा जाता है? गरीब की ईंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गरीब की ईंट किस मृदा को कहा जाता है? तो गरीब की ईंट कहा जाता है लेटराइट मृदा को, जो मुख्यतः पाई जाती है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय में। पूर्वोत्तरी भारत के कहाँ? असम और मेघालय क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं पर्वतीय मृदा। जो पर्वतीय मृदा है संपूर्ण भारत के 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जीवाश्म की अधिकता होती है। पर्वतीय मृदा होती है उसमें जीवाश्म की अधिकता होती है। जीवाश्म बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और पोटास और चूने की मात्रा क्या होती है? कम होती है, न्यून होती है। पोटास और चूने की मात्रा कम होती है। बागानी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा है? पर्वतीय मृदा बागानी कृषि के लिए उपयुक्त होती है और पर्वतीय ढाल पे इसका विकास होता है। जो पर्वत है इसको ऐसे समझेंगे, ये पर्वत है और ये पर्वतीय ढाल है। तो जो पर्वतीय मृदा का विकास होता है वो पर्वतीय ढालों पे होता है। तो ढालों से अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जो अपशिष्ट आते हैं उनसे ये क्या है? ऐसे ये फैलती जाती है। इसको क्या कहते हैं? पर्वतीय मृदा होती है, जिसमें जीवाश्म तत्वों की क्या अधिकता होती है, पोटास और चूने की मात्रा में कमी होती है, पर्वतीय ढाल पे विकास होता है और बागानी कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट देखते हैं हम मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा सबसे ज्यादा क्या अपन राजस्थान में हम कहें सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारे यहाँ 12 तो मरुस्थलीय जिले ही घोषित किए हुए हैं। कितने जिले? 12 जिले मरुस्थलीय घोषित किए हुए हैं। वो बाद में राजस्थान के भूगोल में अध्ययन करेंगे। चलो हम देखते हैं। इसको 2.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। कितनी? पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः, उत्तरी गुजरात में और दक्षिणी पंजाब और हरियाणा में। और मरुस्थलीय मृदा की एक और खासियत है, अगर इसमें हमें जल की, हम कहें कि पानी की अगर आपूर्ति हो जाए तो फसल के लिए उपयोगी है। और इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन की कमी होती है। एक ये फैक्ट ही है कि जो भारत की जो मृदाएं हैं उनमें अधिकांश मृदाओं में नाइट्रोजन तत्व की कमी है। इसीलिए जो पेस्टिसाइड हैं उनका उपयोग भारतीय कृषि में बढ़ रहा है। उसका कारण यही है कि जो मृदाएं हैं, हमारी सोइल्स हैं, जो मिट्टियां हैं, उनमें नाइट्रोजन तत्व की कमी है और फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो एंटीसेप्ट जो है नाइट्रोजन के रूप में हम उसका यूज कर रहे हैं। नाइट्रोजन की क्या है? याद करिए कि भारत की जो भी मृदा है उनमें सर्वाधिक, या हम कहें कि सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। नेक्स्ट मृदा को हम लेते हैं। नेक्स्ट आती है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा 68,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। संपूर्ण भारत के 68,000 वर्ग किलोमीटर। ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मेनली कहाँ पाई जाती है? तटीय क्षेत्रों में। इसको रेह भी कहते हैं, उसर कहते हैं, कल्लर कहते हैं, राकर कहते हैं और चौपाल कहते हैं और क्या कहते हैं? थूर कहते हैं। उसर, उसर भूमि ये क्या होती है?
अनुपजाऊ होती है। तो लवणीय मृदा क्या होती है, वो अनुपजाऊ होती है। ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, समुद्री तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट लेते हैं पीट या जैविक मृदा। कौन सी? पीट या जैविक मृदा, इसको पीट मृदा भी कहते हैं, पीट या जैविक मृदा। ये संपूर्ण भारत के 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। कितने? 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसमें जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। जीवाश्म क्या होता है? अधिक मात्रा में मिलते हैं, जीवाश्म की अधिकता होती है। ये मेनली पाई जाती है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। व जो अलमाड़ो नामक स्थान है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में अलमाड़ो नामक स्थान में जैविक मृदा, इसमें जैविक तत्वों की अधिकता होती है। इसको क्षारीय मृदा भी कहते हैं, या हम कहें कि जैविक मृदा में ज्वारीय वन भी पाए जाते हैं। तो आज हमने मृदा का अध्ययन किया। अब हम इसका वैज्ञानिक अध्ययन और देखेंगे कि भारत के सर्व में जो मृदा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक अध्ययन को हम समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। ये डायग्राम लेंगे हम। ये डायग्राम ये एक डायग्राम भारतीय मृदा संरक्षण विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किया गया है। इसको कहते हैं इन सबसे पहले क्या है? इनसेप्टिसोल। सबसे पहले क्या है? इनसेप्टिसोल। और इनसेप्टिसोल 39.74% संपूर्ण भारत की पाई जाती है और ये 13,372 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में मिलती है। उसके बाद आती है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स मिलती है 92,131.17 जो वर्ग हजार हेक्टेयर है। ये 28% भारत की भूभौतिक प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद आता है एल्फीसोल्स और एल्फीसोल्स पाई जाती है 44,448.68 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर पर और ये 13.55% क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आती है वर्टिसोल और वर्टिसोल 27,960 और 8.52% भाग पर। उसके बाद आती है एरिडिसोल। एरिडिसोल 14,069 हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है। ये हजारों में है, हेक्टेयर कितने में है? हजारों में है। फिर आती है अल्टीसोल्स। अल्टीसोल्स पाई जाती है 8,250 हेक्टेयर वर्ग हजार वर्ग किलोमीटर में और 2.51 वर्ग क्षेत्र में। फिर आती है मोलिसोल्स। कौन सी? इसको क्या कहते हैं? मोलिसोल्स। और मोलिसोल्स पाई जाती है 1,320 हेक्टेयर क्षेत्रफल में और ये है 0.40% भारत के। और अन्य जो मृदाएं हैं और सारी मृदाएं वो पाई जाती हैं 9503.10 और 9.2%। ये सारा वैज्ञानिक वर्गीकरण था। किसके अनुसार था? ICAR और USDA वर्गीकरण के अनुसार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मृदा संरक्षण विभाग, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो कहाँ है? पूसा है, दिल्ली में। भारतीय फैक्ट आ गया। कहाँ है? क्या बोलते? भारतीय मिट्टी का अध्ययन होता है कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? पूसा में है। और पूसा कहाँ है? दिल्ली। अब इस हम थोड़ा का ओरली समझने की कोशिश करेंगे। हमने भारत की मृदाओं का अध्ययन किया और एक बात मेन लिए कि भारत की अधिकांश मृदा या भारत की संपूर्ण मृदा हम कहें अवैज्ञानिक पद्धति का या अवैज्ञानिक कृषि का शिकार है। जो भारत की सारी मृदा है उसमें नाइट्रोजन तत्वों की मैंने कहा कि कमी आती है, नाइट्रोजन की कमी है और सारी अवैज्ञानिक जो पद्धति उसका शिकार है भारत की मृदा। हम भारत की मृदा के संरक्षण के लिए और अवैज्ञानिक शिकार होने का कारण है, जो मेन कारण है वो है शहरीकरण। शहरीकरण हम सेकंड लेंगे। वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण जो मृदा के संगठन है उनमें कटाव होता है। वनानुमूलन हो गया, शहरीकरण हो गया, अवैज्ञानिकता,
उर्वरकों का बहुतायत में उपयोग, जिससे मृदा क्या होती है, अनुपजाऊ होती जा रही है। ये अवैज्ञानिक ये मृदा के जो क्या हैं उसको उसर या उसको बंजर बनाने में सहायक हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग अच्छी तरह से समझ पाओगे, सहमत हो पाएंगे। इसी आशा के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स लॉट, धन्यवाद।